गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट जो एनईपी का आपका सिलेबस है वो कवर हो ही जाएगा। एंड प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि आप इससे रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन आए तो आप उसका फटाक से आंसर दे सके। ठीक है, और ये जो है टीजीटी ऑल पोस्ट, ठीक है, आपका टीजीटी मिसलेनियस जो है उसके लिए भी एंड पीजीटीज़ के लिए भी एंड मतलब टीजीटी जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टीजीटीज़ पीजीटीज़ जितने भी हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग पेडागॉजी जो है का यह दृढ़ विश्वास है कि उनका फर्म बिलीफ जो है वो क्या है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, मतलब बच्चा जो बाहर सीखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार। तो जी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। बच्चा क्या करता है, जो बाहर सीखेगा वो तो उसके किस में क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करेगा ना। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं कि जो बच्चा है, बालक है, विद्यार्थी है, उसका एक्सपीरियंस और प्रत्यक्षण मतलब होता है परसेप्शन। ठीक है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं आगे के ऑप्शंस, ये हमें सही लग रहा है अभी तक। तो आगे है एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, यानी कि जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो फॉलो करना चाहिए। ऐसा है क्या, हमेशा बोल रहा है, हमेशा वो फॉलो करना चाहिए क्या, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और फोर्थ कहता है कि जो बच्चा है, ठीक है, उसको स्वतंत्रता रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको रीजनिंग या आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा है क्या, तो जी नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग में तो उसके सामने अगर कोई चीज़ ऐसी आती है जिसमें उसे लग रहा है कि वो क्वेश्चनेबल है तो वो क्वेश्चन क्या कर सकता है, सामने वाले से क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, उस चीज़ के लिए वो क्वेश्चन कर सकता है। तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे है बागवानी यानी कि गार्डनिंग। ठीक है, गार्डनिंग में क्या हो रहा है, गार्डनिंग से ही समझ जाओ कि ये कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा गार्डनिंग से, इसमें से कौन सा पूरा हो रहा है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा हमारा गार्डनिंग से। तो पहला है आपका ज्ञान और समझ आधारित, कि सिर्फ उसमें ज्ञान और समझ, यानी ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से है क्वेश्चन। ठीक है, कि आपका सिर्फ नॉलेज और क्या कॉम्प्रहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है ये, या फिर इसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, कौशल बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपका इसमें नॉलेज भी है, आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग भी है और उसको आप अप्लाई भी कर रहे हो और ये स्किल बेस्ड भी है। तो इसका आंसर अभी तक तो यही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आगे देखते हैं कि अनुप्रयोग और कौशल आधारित। तो जब हमारे पास में ये चीज़ है, ठीक है, तो हम बाकी पर क्यों ही जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, हाँ मतलब बागवानी क्या है, आप एक्सपीरियंस ही ले रहे हो ना, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी। आपने जो सीखा है, जैसे कोई बच्चा जाके पौधा क्या करेगा, उसको समझ आएगा कि हाँ पौधा इस तरीके से लगाया जाता है, तो वो कहीं और जाके भी उसको अप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और बाय चांस उसको अगर उस फील्ड में जाना है तो उससे उसका क्या कौशल जो है वो बढ़ी रहा है ना। आ रही है बात समझ में। तो ये चारों जो उद्देश्य है वो पूरे हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बागवानी से आपको जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो आपके 6 आपके कैटेगरीज दे रखी है, ठीक है, स्टेजेस दे रखी है, वो पूरे होते हैं। आगे है कि व्हाट ऑप्शन कैन बी लेस कंसिडरेबल रिगार्डिंग रोल प्ले, कि रोल प्ले है ना, वार्तालाप गतिविधि, वार्तालाप तो नहीं होना चाहिए, रोल प्ले तो हम क्या करते हैं, नाटक वाला हुआ ना। तो गतिविधि के संबंध में कौन सा विकल्प कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट बताना है हमको कि इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर बेटर इन एक्टिंग एंड एक्सप्रेसिव। ठीक है, देखते हैं इसको कि केवल उन छात्रों को अवसर देता है जो अभिनय और अभिव्यक्ति में बेहतर है। ऐसा है क्या कि रोल प्ले सिर्फ उन्हीं को अपॉर्चुनिटी देता है जो क्या कैसे होते हैं कि जिनका एक्टिंग स्किल अच्छा हो और जो अपना एक्सप्रेशन मतलब अपने हाव भाव अच्छे से दे पाते हैं। अगला है हेल्प देम बिकम बेटर थिंकर्स, स्टोरी टेलर्स इन द फ्यूचर एंड डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन देम टू इंगेज इन हेल्दी इंटरेक्शन, कि उन्हें भविष्य में बेहतर विचारक, कहानीकार बनने में मदद करने और स्वस्थ संवाद में संलग्न होने के लिए उनमें आत्मविश्वास विकसित करता है। तो ये तो ठीक लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, मतलब ठीक क्या ठीक ही है वो,
इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू लर्न द मेंटालिटी ऑफ कैरेक्टर बेस्ड ऑन विच दे मेक क्रिटिकल जजमेंट्स। कि अगर आपको बोला गया है कि शिवाजी का रोल कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनके कैरेक्टर्स को मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो ग्रहण करोगे ना, उस हिसाब से आप उनकी एक्टिंग करोगे, है ना। तो उससे आपको क्या, उस कैरेक्टर की मेंटालिटी पता चलेगी, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकोगे, क्रिटिकली मतलब क्रिटिकल जजमेंट लगा सकोगे, ठीक है। तो ये भी सही है। हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इमर्ज इन द सीन एंड टू अंडरस्टैंड इट्स एसेंस, कि छात्रों को दृश्य में विसर्जित करने और इसके सार को समझने में मदद करता है। हाँ, तो अगर जैसे अभी मैंने बताया कि शिवाजी, चलो हमने माना कि हम हीरा पन्ना, मतलब वो जो एक उनसे रिलेटेड कहानी है, पन्ना वाली कहानी है शायद, कि नहीं कुछ तो है, ठीक है, जिसमें वो एक दाई माँ रहती है और वो ऐसे दीवार कूद कर चली जाती है उनकी ऊंची। तो अगर हम उसकी एक्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस सीन में बिल्कुल क्या हो जा रहा है, समा जा रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको क्या उसकी उस टाइम की हमको क्या मिलेगी, समझ मिलेगी। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें लीस्ट बताना था ना कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, ए वाला, कि जो हमारा रोल प्ले है उसमें ये नहीं देखा जाता, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, बट इन सब से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उससे इम्पॉर्टेंट नहीं, एक्सप्रेशन नहीं दोगे तो वो भी गलत ही है, बट लीस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी इस फिलहाल में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है द वे आई टीच, या जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, टीच तो नहीं कर रही हूँ, बता ही रही हूँ मैं आपको, तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे है, ये हमारा सेट 1 है, ठीक है, और आज हम सेट 5 तक करेंगे, और हर एक सेट में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है 94 वाला, और मतलब 91 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसके पहले जो है वो केस बेस्ड और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी करवा दूंगी आपको। आगे है अनुभवजन्य अधिगम की एक प्रमुख विशेषता है, वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहा है, कि शिक्षक द्वारा निर्देशन होता है क्या, शिक्षक द्वारा स्वयं स्वमूल्यांकन, या फिर बाहरी पुरस्कार पर निर्भरता, या फिर कठोर पाठ्यक्रम का पालन। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, जो कार्ल रॉजर्स की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है आपका अनुभव जन्य अधिगम जो है सिद्धांत उनका, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके अनुसार इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो हम पहले देख लेते हैं कि ये इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले होता है कि सेल्फ इनिशिएटेड, कि जो बच्चा है ना वो खुद इनिशिएट करता है, ठीक है, जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा, लर्नर जो है वो खुद इनिशिएट करेगा। ये कैसा होना चाहिए, तो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, तो थ्रेट फ्री इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कि जो आपका बच्चा क्या करे, बिना किसी भय डर से, है ना, लर्नर जो है बिना किसी भय डर से अपना जो है काम वो करे, ठीक है। और क्या कहता है कि लर्नर जो है वो क्या करे, अपने स्वयं का मूल्यांकन करे, ठीक है, उसने जो भी सीखा है वो क्या करे, खुद से ही उसका मूल्यांकन करे। तो देखो इसमें आ रहा है क्या, ऐसा कुछ शिक्षक द्वारा निर्देशक। तो देखो इसमें शिक्षक द्वारा निर्देशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक कैसा काम कर रहा है, एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे मदद कर रहा है, निर्देशन नहीं दे रहा है, वो खुद इसमें सीख रहा होता है, उसमें एम्पैथी होती है, ठीक है, और वो खुद एक पार्टिसिपेंट की तरह लर्नर्स के साथ क्या करता है, काम करता है, ठीक है। वो रियल होता है, जो फैसिलिटेटर होता है रियल होता है, और कैसा होता है, जेन्युइन होता है ना, प्रिटेंशियस नहीं होता है, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा निर्देशन तो नहीं होगा, बाहरी पुरस्कार पर निर्भरता ऐसा भी नहीं कहा गया है, कठोर पाठ्यक्रम का पालन ऐसा भी नहीं कहा गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि वो क्या कर सके, जो शिक्षार्थी है, लर्नर जो है वो अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सके। ये बात कार्ल रॉजर्स ने अपने एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग में कही है, ठीक है, क्लियर है। आगे फिर से वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कार्ल रॉजर्स के अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का आधार क्या है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक, या व्यवहारवादी मनोविज्ञान, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत। क्या हो जाएगा। तो देखो कार्ल रॉजर्स की जो एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग जो है वो कौन से सिद्धांत पर बेस्ड है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, मानवतावादी मनोविज्ञान एंड मनोचिकित्सा, ठीक है। मानवतावादी मतलब क्या, ह्यूमनिस्टिक
अप्रोच है वो, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि क्या करना चाहिए, जो लर्नर है उसको सेल्फ इनिशिएट करना चाहिए चीज़ों को, है ना। तो इसी वजह से वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है विच डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड मल्टीलिंग्वलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, कि इनमें से कौन, चारों में से कौन बात करता है बहुभाषावाद की, कौन बात करता है, और भाषा की शक्ति पर बात कौन करता है। तो आपका कोठारी कमीशन है, राममूर्ति है, एनपी 1986 है, या फिर एनईपी 2020। तो हमने बहुत बार सुन लिया है मल्टीलिंग्वलिज्म कौन बात करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनईपी 2020। आगे है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दीक्षा है आपका, उसके बाद ई पाठशाला है, देन वी हैव क्या है आपके पास में, जो DTH मतलब 32 स्वयं और स्वयं प्रभा, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इनिशिएटिव्स है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ये आप क्या कर लेना, थोड़ा सा पढ़ के जाना एनईपी में, क्योंकि ये आ सकते हैं कि आएंगे ही ये, तो ठीक है। तो दीक्षा जो है उसका पर्पस क्या है, क्या वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, तो जी नहीं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है, या फिर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है, या फिर फ्री यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक इन प्राइमरी चिल्ड्रन। तो देखो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, ई पाठशाला है, तो ये किसकी बात करता है, ये डिजिटलाइजेशन की बात करता है, ऑनलाइन लर्निंग की बात करता है, ठीक है। तो बाकी सारे तो आंसर हमारे नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। देखो दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है कि नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्या हो जाएगा, नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है कि एक टीचिंग ऐप है, जो किसने बनाया है, CBSE, और क्या करता है, एवं सभी राज्यों के जो शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, उन सब से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। और इस ऐप में क्या होता है कि सभी राज्यों के जो शिक्षा बोर्ड है, मतलब ऑल स्टेट के जो शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, और जो पाठ्यक्रम है कक्षा 1 से 12वीं तक का, ठीक है, इसमें अपलोड की गई है, जिससे बच्चा और कौन, आपका टीचर जो है, वो दोनों इससे क्या कर सके, इसके माध्यम से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। आया समझ में, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। एज पर NEP 2020 चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 8 विल कम अंडर, किसके अंडर आएंगे, 3 to 8 साल के बच्चे, प्री प्राइमरी, प्रीपैरेटरी, फाउंडेशनल, या आपका लोअर प्राइमरी। तो लोअर प्राइमरी जैसा कोई स्टेज नहीं होता है। प्री प्राइमरी पहले था, मतलब हम प्री प्राइमरी 3 to 6 के बच्चों, मतलब अभी भी है वैसे तो, बट वो ऐसे पर्टिकुलरली आपका एम्फेसाइज नहीं किया गया है, ठीक है। हमारे पास में 2 स्टेज है, एक है आपका प्रीपैरेटरी और एक क्या है, फाउंडेशनल है, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अनुसार किस 3 to 8 का बच्चे किस स्तर में आएगा, राइट। तो हमारे पास में क्या है, 5 + 3 + 4 का मॉडल है। तो देखो पहले हमारा क्या हो जाता है, फाउंडेशनल आ जाएगा, फिर हमारा जो 3 वाला है, ये क्या हो जाता है आपका प्रीपैरेटरी, फिर ये वाला जो, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही घिच-पिच हो रहा है, ठीक है। हमारा क्या है, 5 + 3 + 3 + 4 का जो मॉडल है, उसमें ये जो है, ये क्या है, फाउंडेशनल है ना। और इसमें बच्चा क्या कर रहा है, पहले 3 से 6 साल, यानी कि जो आपका नर्सरी टू LKG UKG वाला बच्चा है, वो आ जाएगा। एंड हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 1st और 2nd क्लास आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो पूछा है कि 3 से 8 साल का बच्चा, तो यानी कि वो 3 से शुरू कर रहा है, और आपका 2nd तक आते आते वो कितने साल का हो जाएगा, 6 से 8 साल का वो हो जाएगा। तो वो हमारा किस में आ जाएगा, फाउंडेशनल की स्टेज में आ जाएगा। क्लियर है बात या नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। प्रीपैरेटरी इसके बाद में आ जाएगा 3 वाला, मतलब कि 8 से आपका 11 साल तक का बच्चा, ठीक है, 11-12 साल तक का बच्चा प्रीपैरेटरी में आ जाएगा। और फिर 8 से आपका 8 to 14, 13-14 तक का बच्चा आपका किस में आ जाएगा, मिडिल में, और 14 to 18 आपका किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एन इंक्लूजन फंड इज़ टू बी क्रिएटेड फॉर, कि NEP 2020 के अनुसार समावेशन कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा, कि एड्रेसिंग नीड्स ऑफ रूरल स्टूडेंट्स, गिविंग स्पेशल अटेंशन टू स्लम बेस्ड लर्नर्स, एड्रेसिंग एनालॉग्स एक्सेस इश्यूज फॉर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप। अब ये सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है, ठीक है, एंड एड्रेसिंग नीड्स ऑफ ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखो
वैसे तो ट्रांसजेंडर की बात की गई है, तो जो ट्रांसजेंडर है ना वो सी में इंक्लूड हो जाएंगे। आपका सोशो इकोनॉमिक, सोशो से भी और इकोनॉमिकल तरीके से भी जो डिसएडवांटेज ग्रुप है ना, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके से कैसे डिसएडवांटेज्ड है, तो ट्रांसजेंडर भी किस में आ जाएंगे, आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसको पर्टिकुलरली बात नहीं की गई है, ठीक है। इसमें सारे ही समावेश हो जाएंगे। आपके गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि जो समावेशन कोष निर्माण किया गया है तो वो किसके लिए किया गया है, तो आपका सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, SEDG कहा जाता है इनको, उनके लिए किया गया है, ठीक है। इसमें आपके जो दिव्यांगत है ना, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसमें जो मतलब जियोग्राफिकली जो दूर है ना, दूर दराज के एरिया से बिलोंग करते हैं वो लोग आ जाएंगे इसमें गर्ल्स चाइल्ड आ जाएंगी, इसमें ट्रांसजेंडर्स आ जाएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। वैसे तो ये क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड है, ठीक है, एक स्पेशल इंक्लूजन दिया गया है तो वो क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड है। बट यहाँ पर सिर्फ ट्रांसजेंडर, मतलब उसमें क्या किया गया है कि जो गर्ल चाइल्ड है एंड ट्रांसजेंडर्स है उनको इंक्लूड किया गया है। बट यहाँ पर गर्ल का मेंशन नहीं है, इसलिए हम डी नहीं लगाएंगे। और ऐसी मतलब ये वाला जो है आपका SEDG ग्रुप जो है, ठीक है, इसमें ये लोग गर्ल भी शामिल हो जा रही है, ट्रांसजेंडर भी शामिल हो जा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। बट अगर यहाँ पर गर्ल होता तो हम क्या करते हैं, डी पर लगा देते। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में FLN की बात हो रही है, यहाँ पे बुनियादी साक्षरता एंड लिटरेसी, यानी कि आपका क्या है, FLN क्या बोलता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो टारगेट है वो कौन सा ईयर है, 2025, 2028, 2026 या 2024। तो देखो अभी तक मतलब लास्ट टाइम तक तो हमारा टारगेट क्या था, 2025 था, ठीक है। बट मतलब इसकी डेडलाइन क्या कर दी है, जो हमारा निपुण है उसकी डेडलाइन क्या कर दी गई है, तो उसकी डेडलाइन कर दी है 26-27। बट यहाँ पर जो हमारा FLN का टारगेट था वो 25 तक का ही था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 25 लगा देंगे। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पर सेट 1 हमारा ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे सेट 2 की तरफ। ये सेट 2 है और उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुभवात्मक शिक्षा में चिंतन रिफ्लेक्शन का क्या महत्व है, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग में रिफ्लेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। यह केवल समय बर्बादी है तो ऐसा तो नहीं है। यह अनुभव से प्राप्त जानकारी को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है, या फिर यह केवल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण, ऐसा भी नहीं है, है ना। यह केवल लिखित नोट्स पर बनाने के लिए उपयोगी है, तो जी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, कि समझने और विश्लेषण में, प्राप्त जानकारी को समझने और विश्लेषण में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th स्टेप इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का 4th स्टेप क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आता क्या है इसमें, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, तो पहले पे प्लान आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस पर रिफ्लेक्शन करते हैं, है ना, परावर्ती करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उन्होंने पूछा ये 4th स्टेप क्या हो जाएगी, तो 4th स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, दोहराना, रिपीट करना हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज बी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एडवांटेज ऑफ सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ, मतलब सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको ग्रुप में लाने का लाभ क्या होगा, ठीक है। कि इफेक्टिव फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़ इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, या फिर स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट देयर ओन पेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चा जो है, पहला है कि गणित और भाषा जैसे विषयों में समूह गतिविधि के लिए प्रभावी है ना, और या फिर छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या ओनली 1 है, क्या बोथ 1 and 2 है, या फिर आपका नाइदर 1 नाइदर 2 है, या फिर ओनली 1 है। तो इसका देखो सीधा सा आंसर है क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कि अगर देखो ना सेम एबिलिटी के बच्चों को अगर आप साथ में लाओगे तो उनको क्या होगा, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज दोनों में ही उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एंड बच्चे कैसे हैं, बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल और समझने का जो लेवल है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, है ना। तो उनको एक दूसरे से इतनी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने खुद के पेस पर क्या कर सकेंगे, सीख सकेंगे, ठीक है। सीखेंगे तो इसका आउटकम क्या निकलेगा, सीखेंगे सभी, बट क्या होगा, अपने अपने पेस पर, अपने अपनी गति पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे है व्हाट इज आर द बेनिफिट ऑफ
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच के फ़ायदे या लाभ क्या क्या है। पहला है कि इट प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर लर्निंग इन इट्स ओन स्टाइल्स एंड डिटरमाइनिंग द पेस ऑफ लर्निंग। तो ये तो सही लग रहा है कि यह अपनी शैली में शिक्षण तथा अधिगम की गति का निर्धारण करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है। सही लग रहा है ये तो। इट डेवलप्स सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी की, ये भी सही लग रहा है ना, कि यह स्वयं अधिगम की क्षमता विकसित करता है। या फिर द स्टूडेंट डेवलप्स एबिलिटीज सच एज इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटीज, इवैल्यूएशन ऑफ हिज ओन नॉलेज। इवैल्यूएशन वाली बात अभी हमने कार्ल रॉजर्स वाले क्वेश्चन में हमने अभी की थी, है ना, कि वो सेल्फ क्या कर सकता है, सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है अपने आप को। यही एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरिंग न्यू नॉलेज, ठीक है, तो ये भी सही है ना, ठीक है, ये भी सही है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, कि आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही सही है, ठीक है, समझ में आया। आगे है, कार्ल रॉजर्स ने अधिगम के 2 प्रकारों में विभाजित किया है। उसमें संज्ञानात्मक अधिगम क्या है, संज्ञान से हमको पता चलता है, ठीक है, कि ये इंटेलिजेंस या बुद्धि से रिलेटेड होगा। तो व्यवहारिक ज्ञान जो जीवन में लागू हो, या फिर भावनात्मक अनुभव पर आधारित अधिगम, या फिर अर्थहीन ज्ञान जैसे शब्दावलियाँ। देखो अर्थहीन की बात क्यों ही करेंगे वो, है ना, या फिर समूह चर्चा पर केंद्रित अधिगम। क्या हो जाएगा, कार्ल रॉजर्स ने अधिगम को 2 प्रकारों में विभाजित किया है। उसमें अच्छा ओके वेट, उनका तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उनका। तो हमारे जो सॉरी मतलब हाँ, वो एक्सपीरियंशियल पे ज़्यादा और ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है ना उनका। तो उनको क्या लगता है कि जो कॉग्निटिव लर्निंग है ना, वो सिर्फ आपका क्या करती है, रटने में मदद करती है, और वो एक तरीके से क्या है, मीनिंगलेस है, ठीक है। तो उनका जो उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, कि अर्थहीन ज्ञान जैसे शब्दावलियाँ, गुणन तालिका याद करना, है ना, रोट मेमोराइजेशन। कॉग्निटिव से उनका क्या है कि जो रोट लर्निंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, कौन, कॉग्निटिव लर्निंग, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस था ना, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव लर्निंग सिर्फ रोट मेमोराइजेशन में काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ना, बाकी सब तो पॉजिटिव है। वो बाकी सब की बात करते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान जो जीवन में लागू हो, भावनात्मक अनुभव पर आधारित अधिगम, और समूह चर्चा पर केंद्रित अधिगम, ठीक है। कॉग्निटिव के लिए उनका नेगेटिव अप्रोच रहेगा, ये बात ध्यान रखना। आगे है कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप, है ना। एनी फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग, इंग्लिश या नेशनल लैंग्वेज, क्या हो जाएगा। तो उसका आंसर सीधा सा है आपका क्या, मदर टंग में। 5th तक के बच्चों को मदर टंग में ही आपको क्या करना है, अधिगम देना है, ठीक है। जो मीडियम रहेगा आपका, मतलब वो तो खैर स्कूल की बात है ना। और देखो ये तो हम बचपन से ही, मतलब कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर वो आते बराबर से इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में ही आते से बात करने नहीं लग जाता है, इंग्लिश में समझाने। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के अगर स्कूल्स होंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल टाइप स्कूल होंगे जैसे दिल्ली वगैरह में होते हैं, वहाँ की बात अलग है। वरना हम तो छोटे मोटे शहरों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बाद भी हमने 10th तक हिंदी में ही समझी है चीज़ों को, ठीक है, मतलब 10th 12th तक। चले आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू NEP 2020। बाल वाटिका क्या है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 की, एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम आधा हिंदी आधा इंग्लिश कर दिया उन्होंने, कि 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक प्राप्त शिक्षा को बाल वाटिका कहेंगे, जी नहीं। एजुकेशन रिसीव्ड इन प्राइमरी स्टेजेस 1st to 5th, वो भी नहीं है, ठीक है। बाल वाटिका तो क्या है, जो नर्सरी वाला लेवल होता है, ठीक है, वो हमारा बाल वाटिका है। एजुकेशन अप टू 8th क्लास, जी नहीं। या फिर एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज ऑफ 3 to 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाल वाटिका है, नर्सरी है, आंगनवाड़ी है ना। तो ये सब किस में आ जाएंगे आपका, 3 से 5, मतलब 1st क्लास से पहले वाली जो क्लासेस रहेंगी वो इन सब मतलब इन कैटेगरीज में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच डॉक्यूमेंट टॉक्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉपुलराइजिंग ऑफ रीडिंग एंड यूजिंग ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स बिसाइड्स टेक्स्ट बुक्स एट स्कूल लेवल, कि इन चारों में से कौन ये कहता है कि स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात की गई है, ठीक है। कौन से कमीशन ने या कौन से आपके क्या कहेंगे कमीशन बात करता है, तो क्या कोठारी कमीशन है, NP 1986 से, NCF है, या NEP 2020 है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्टिंग बनाने की बात करता है बुक्स वगैरह को, तो वो कौन करता है हमारा, तो वो करता है आपका जो NP 1986 है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं इसका।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका क्या, NCF 2005 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है NEP 2020 ने प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के किस अनुपात की कामना की है। तो मतलब किस रेशो की बात करता है NEP 2020। ठीक है, तो देखो अगर नॉर्मल की बात करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1:30 से नीचे। ठीक है, बट अगर हम बात करें कैसे कि ऐसे स्कूल्स जो कहाँ से बिलोंग करते हैं कि लार्ज सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में वो सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया है, तो वहाँ पर क्या होगा 1 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और नॉर्मली हमारा क्या रहेगा सारी क्लासेस के लिए क्या रहेगा 1:30 से नीचे रहेगा। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करता कि फाउंडेशनल और प्रीपैरेटरी, तो जो आइडियल आपका रहता ना वो क्या रहता, तो 1:20 से 1:20 to 1:25 किसके लिए, प्रीपैरेटरी, मतलब फाउंडेशनल और प्रीपैरेटरी कह रहे आइडियल, बट जनरली हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे 1:30 कहेंगे। ठीक है, या उससे कम कहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक विद्यालय में शिक्षा 100% सकल नामांकन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% क्या करना है हमको हासिल करना है। तो वो उसका टारगेट ईयर क्या है, 35, 25, 40 या 30, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो विद्यालय मतलब स्कूली शिक्षा है, ठीक है, उसमें जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होगा 100%, उसका टारगेट क्या है, तो 2030 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ हमारा सेट 2 ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे सेट 3 की तरफ। ठीक है, चलिए ओके ये क्या हो गया, ओके कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच कि योग्यता आधारित उपागम की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बोला गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, योग्यता आधारित उपागम को उपयोगिता के संदर्भ में, ठीक है, यूजफुलनेस की बात कर रहा है, यूजफुल बनाने के लिए हमको संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूजफुलनेस उपयोगिता ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच कि क्या द लर्निंग क्लाइमेट इन ऑल स्कूल इज इक्वली कंडक्टिव फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग कि झुकाव के अनुकूलन के लिए सभी स्कूल में सीखने का माहौल समान रूप से तो नहीं होता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज जॉयफुल एंड इंटरेस्टिंग, देखते हैं इसको। प्रोफिशिएंसी ऑफ अ टीचर इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसेप्ट, जी नहीं, टीचर का प्रोफिशिएंसी तो मैटर करता है। एंड द स्टूडेंट हैव टू लर्न द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन कि छात्रों को एक ही विषय को बार बार सीखना पड़ता है, तो जी नहीं, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ए वाला भी इतना खास नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी वाला कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज व्हाट जॉयफुल एंड इंटरेस्टिंग कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कैसी हो, आनंदमय हो और कैसी हो, रोचक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय फोक पेडागोजी अबाउट द चिल्ड्रन कि लोक अध्यापन कला द्वारा बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा प्रतिबिंबित होती है। बच्चों की बात करिए कि ईगोसेंट्रिक एंड इन नीड ऑफ सोशलाइजेशन की अहंकारी और सामाजिकरण की आवश्यकता में, या फिर एम्प्टी वेसल्स है जो कि फिल मतलब जिनको भरा जाना चाहिए किससे, ज्ञान से, और जो क्या कर सकते हैं सिर्फ जो एडल्ट है वही प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नीदर 1 नॉर 2, ओनली 1 ओनली 2 या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है और उसको किस चीज़ की ईगोसेंट्रिक का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें घमंड है। ठीक है, अभी बच्चा छोटा है तो वो अपने में ही मगन है। ठीक है, जैसे पियाजे की थ्योरी में वो 7 साल का बच्चा जो है मतलब जो सेकंड स्टेज है, तो उसमें क्या वो प्राइवेट स्पीच वाली उन्होंने बात की है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच वाली जो उन्होंने बात की है ना, आपका 2 से 6-7 साल का जो बच्चा है वो प्राइवेट स्पीच करता है, तो वो कैसा हुआ, ईगोसेंट्रिक का मतलब ये नहीं कि घमंड है उसको, तो उसको क्या ज़रूरत है कि उसको समाजीकरण की ज़रूरत है, और वो कैसा है, एक एम्प्टी वेसल है। ठीक है, खाली घड़ा है वो, जिसको क्या करना है, ज्ञान से भरने की आवश्यकता है। तो बच्चे को ज्ञान दे सकता है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडल्ट अगर नॉलेज प्रोवाइड करेगा तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कन्विंस दैट एन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन प्रॉपर्ली, कि इन दोनों में से क्या चीज़ ये करेगी, मतलब आपका विश्वास दिलाएगी कि एक कक्षा में जो क्रियाकलाप है वो ठीक चल रहा है। कि चिल्ड्रन आर मैनिपुलेटिंग मतलब किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, मतलब चीज़ों को इधर उधर रखना या उनके साथ छेड़खानी, मतलब छेड़खानी इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, कि मतलब उसका वो क्या बोल सकते हैं, परख रहे हैं या उसको देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ मैनिपुलेटिंग। तो मटेरियल को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। ट्राइंग डिफरेंट अरेंजमेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, जैसे रूबिक क्यूब, मतलब हमारा जो क्यूब आता है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। आगे है चिल्ड्रन कुड क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉज ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी, कि उनको उद्देश्य और उसका क्या कारणों का पता है, जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है, वो उसको पता है। इसका पूछ रहा है क्रियाकलाप का पूछ रहा है, मतलब कि एक्टिविटी के बारे में इनमें से क्या बात सही हो जाएगी। तो देखो दोनों ही बात क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी, कि वो क्या कर रहा है कि जो सामग्री है उसके साथ वो क्या कर रहा है, हेरफेर कर रहा है, ठीक है, और उसको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य क्या है और कारण उसको स्पष्ट रूप से पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। When a teacher enters the activity based classroom चल रही है, which of the following aspects convinces the teacher that the activity is going on properly, ठीक है। फिर से सेम है क्वेश्चन बट उसमें ऑप्शंस थोड़े से अलग हो जाएंगे। कि चिल्ड्रन आर टोटली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द टीचर्स प्रेजेंस, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, शिक्षक उपस्थित है उससे वो विचलित नहीं हो रहे कि अरे मैडम आ गई, बंद करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और मतलब वो अपने जो वो उनके हाथ में जो काम है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही है ना यहाँ पे, तो वो अपना एक्टिविटी जो है वो करता रह रहा है, किसी के उसको डर नहीं है, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स आर आस्क्ड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, दे कुड क्लियरली, फिर से वही बात कि वो ऑब्जेक्टिव्स और उसके कारणों को जब पूछा जाए तो वो बता सके, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि दोनों जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, तो इसमें एक सेकेंड ऑप्शंस तो देखें हम, ठीक है, हाँ, तो नाइदर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि डेविड कॉल्ब के जो अनुभवात्मक शिक्षा चक्र है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है, वो उसमें कितने चरण शामिल है, ठीक है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपको सीधा इसमें क्या करना है, रट्टा ही मारना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो डेविड कॉल्ब के अनुभवात्मक शिक्षा चक्र है वो कितने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 4 होते हैं, ठीक है। ठोस अनुभव, ठोस इज कॉन्क्रीट, ठीक है, ठोस अनुभव होता है। देन वी हैव रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद है आपका अवलोकन यानी कि असेसमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। और फिर आ जाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट, आपका क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आ जाएगी। तो ये 4 साइकिल है किनकी, डेविड कॉल्ब की, ठीक है, क्लियर है। आपका ठोस अनुभव, चिंतनशील अवलोकन कर रहा है वो, है ना। रिफ्लेक्टिव, एक सेकेंड, रिफ्लेक्टिव क्या कर रहा है वो, इवैल्यूएशन कर रहा है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वो सीख रहा है। देन वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, सॉरी देन वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी, CRAA हो जाएगा इनका। तो ए से क्या हो जाएगा आपका, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो जाएगा। देन आर से हो जाएगा क्या, रिफ्लेक्टिव इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर आ गई है ना, अमूर्त चिंतन उसके अंदर आ गया है। एंड देन वो क्या करता है, ए फॉर क्या होता है, एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर है। तो डेविड कॉल्ब की जो लर्निंग एक्सपीरियंस साइकिल है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। द विजन ऑफ NEP 2020 इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है, टू ट्रांसफर इंडिया अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, ओके, स्किल इंडिया, ओके, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू बी द एज ऑफ 14, ऐसी कहीं बात नहीं की गई है, ठीक है। टू मेक एवरी सिटीजन अ ह्यूमन कैपिटल, कि सारे जितने भी लोग हैं उनको क्या कर दो, मानव पूंजी बना दो, तो ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, स्किल इंडिया करना है, बट उससे अच्छा आंसर हमारे पास में है ए वाला, कि जो हमारा भारत है उसको क्या कर दे, हम एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित कर दे, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हमारा उद्देश्य है। आगे है NEP 2020 प्रपोज्ड
तो फिर से FLN वाला अभी हमने बात की थी कि प्राइमरी स्कूल में FLN कब तक हमको अचीव कर लेना चाहिए था। तो उसका आंसर क्या था, मतलब ये तीनों तो होंगे ही नहीं, 25 का टारगेट था, बट अब वो बढ़कर क्या हो गया 26-27 उसकी डेडलाइन हो चुकी है। बट अगर 25 आता है तो हम क्या लगाएंगे, 25 आंसर करेंगे। ठीक है, आगे है परख। परख क्या होता है, अगर आप इसका फुल फॉर्म मुझे बता सके तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में परख क्या होता है। ठीक है, तो परख जो है वो किससे डील करता है। देखो परख, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। आप परख क्या करते हो, किसी की जांच पड़ताल करते हो, है ना, यानी कि क्या कर रहे हो, कुछ चेक कर रहे हो, राइट। तो क्या वो नेशनल एप्टीट्यूड से संबंधित है, क्या वो नेशनल सर्वे से संबंधित है, क्या वो नेशनल असेसमेंट टेस्ट से संबंधित है, या फिर नेशनल मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग आउटकम से संबंधित है। मतलब हम कुछ चेक कर रहे हैं, किसी चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल असेसमेंट टेस्ट NAS से डील करता है कौन, आपका परख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द आइडिया ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंक्लूड्स, कि जो FLN किसकी बात करता है, रीडिंग एंड अर्थमेटिक, राइटिंग स्पीकिंग एंड अर्थमेटिक, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अर्थमेटिक, या फिर रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। तो देखो साक्षरता का मतलब ही क्या होता है कि बच्चा पढ़ सके, लिख सके, बोल सके। ठीक है, एंड संख्यात्मक मतलब कि उसको क्या अंक गणित आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, उसको बोलना तो आता ही होगा ना। तो सिर्फ रीडिंग एंड अर्थमेटिक है क्या, राइटिंग स्पीकिंग नहीं होगा, क्योंकि स्पीकिंग बोलना तो उसको आता ही है। यहाँ पे भी स्पीकिंग नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D वाला, कि वो पढ़ लिख ले और क्या हो जाए, उसको थोड़ा बहुत अंक गणित आ जाए। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किस संगठन को दी गई है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा ढांचा। तो व्हाट इज प्रौढ़ शिक्षा ढांचा, मतलब कि जो आपका एडल्ट एजुकेशन है ना, एडल्ट एजुकेशन जो है उसकी जिम्मेदारी किस संगठन को दी गई है। तो उसकी जिम्मेदारी दी गई है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा NCERT को इसका जिम्मेदारी दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 3 जो है वो ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं हम सेट नंबर 4 पर। दिस इज़ अवर सेट नंबर 4। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एज अ लर्निंग टास्क, कि क्रियाकलाप को अधिगम के कार्य के रूप में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल स्पेस, उपलब्ध स्थान का प्रबंधन, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, आंकलन की प्रक्रिया, या टाइम मैनेजमेंट। तो देखो तीनों चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बोला है उसने, किसके लिए बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एज अ लर्निंग टास्क, कि सीखने के लिए, है ना, क्रियाकलाप को अधिगम के कार्य के रूप में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। तो तीनों चीज़ ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा क्या, D हो जाएगा। ठीक है, आगे है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, तो जी नहीं, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि रटना तो हमने कैंसिल कर ही दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज से नहीं, अनुभव से आप क्या करते हो, द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। ठीक है, अनुभव लेते हो और फिर आपको नया कोई एक्सपीरियंस मिलता है तो आप क्या करते हो, नवीन ज्ञान प्राप्त करते हो। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी यूज्ड व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग। डेमोन्स्ट्रेशन की क्लास चल रही है, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है बच्चों को, तो बच्चा किस तरीके से बैठेगा। स्टूडेंट्स इन सिटिंग इन हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ टीचर, कि ये हाफ सर्कल बना दिया, बच्चे से बैठे हैं और यहाँ पर टीचर जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है और यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, या फिर स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो इन द क्लासरूम एंड टीचर प्लेसेस हिमसेल्फ हरसेल्फ, वही आपका जो बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, आपका 3 रो वाली बेंचेस है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर जो टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। ठीक है, तो आगे वालों को तो बहुत अच्छे से दिखेगा, बट पीछे वालों का क्या, पीछे वालों को दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा इतने अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, कि स्टूडेंट सिटिंग इन हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ टीच। जब हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ठीक है, तब की बात चल रही है, पूरे टाइम तो आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं देते होंगे ना, साइंस में मोस्टली होता है पर थ्योरी भी है उसमें। तो जब आप डेमोन्स्ट्रेट दे रहे हो तब बच्चों को क्या कर दो, आप बोलोगे प्रैक्टिकल नहीं है, बट जब आप
डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो तब आप बच्चों को ऐसा हाफ सर्कल में बिठा दो, बाकी तो नॉर्मल हमारी क्लास रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और थ्रू पार्टिसिपेशन इन इनहांसिंग लर्निंग। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से करके सीखने या सहभागिता के माध्यम से अधिगम में वृद्धि के लाभ में से एक है? ठीक है, बेनिफिट्स है एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग इन अ कंटेक्चुअल सिचुएशन, कि एक प्रासंगिक स्थिति में सक्रिय और सार्थक शिक्षा, या फिर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस साझा करना, या फिर सर्चिंग, डिबेटिंग एंड कमिंग आउट विद इनोवेटिव एंड अल्टरनेटिव। ऐसे ऐसे जब वर्ड्स आ जाए ना तो समझो कि हाँ यही आंसर होगा। वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, की नए नए बिल्कुल तरीके लेके आना, डिबेट करना, ठीक है, खोज करना और प्रॉब्लम समस्या का समाधान करने के लिए बिल्कुल नए तरीके ढूंढ कर लाना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। आपका क्या बोला है कि अधिगम अक्षमता निम्नलिखित सभी के कारण हो सकती है। ठीक है, सिवाय एक्सेप्ट विच वन, की जो लर्निंग में जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लर्निंग डिसएबिलिटीज़ जो है वो इन चारों में से किस में से होगी? एक को छोड़कर। ठीक है, तो आपका सांस्कृतिक कारण, मस्तिष्क संबंधी शिथिलता, भावनात्मक इमोशनल गड़बड़ी, या फिर बिहेवियरिस्टिक क्या हो जाएगा? बिहेवियरिस्टिक गड़बड़ी के कारण से। तो देखो तीनों ही हो सकता है हमारा, ये तीनों ही हो सकता है। सांस्कृतिक कारण से आपको लर्निंग में, ठीक है, लर्निंग में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा। ठीक है, लर्निंग में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा, बट इन तीनों कि आपका मेंटल, इमोशनल और आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उससे आपको लर्निंग में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। आगे है द न्यू स्ट्रक्चर प्रपोज्ड। आई थिंक इससे हलवा क्वेश्चन तो नहीं, मतलब हाँ पूछ भी सकते हैं, क्या भरोसा उनका, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नया स्ट्रक्चर है वो क्या फॉलो करता है? 5+3+3+4 की स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, अब है PTR, फिर से पीपल टीचर रेशो। अब भी मैंने बताया इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पॉपुलेशन जहाँ पर होगी वहाँ पर PTR यानी कि पीपल टीचर रेशो कितना होगा? तो ये तो नहीं है, ये इससे तो कम, मतलब 30:1 से कम करना है तो 40 तो होगा ही नहीं। 35 जैसे कोई बात ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25:1। ठीक है, कि 25 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में। ठीक है, जो लार्ज संख्या में हो। आगे है द फॉलोइंग बॉडीज प्रपोज्ड इन NEP 2022 टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ टीचर। ठीक है, कौन करता है? टीचिंग से रिलेटेड बात कौन करता है? आपका कौन सा कमीशन बात करता है? ठीक है, अध्यापक कमीशन नहीं, मतलब ग्रुप कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अध्यापक के स्तर में सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति में तो 2022 तो नहीं है, 20 होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संगठन बनाने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर हमारा क्लियर क्या हो जाएगा? NCTE। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्लियर है, चले आगे बढ़ेंगे। 99 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू NEP 2020? कोठारी कमीशन, मतलब इन सब में से, चारों में से NEP 2020 से किसका नाता है? नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तो ये तो होगा ही नहीं। डॉक्टर कस्तूरी रंगन या बेसिक एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन की बात कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारे क्या है? NEP के मेन पर्सन है। ठीक है, ये कस्तूरी रंगन। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की उम्र क्या है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ECC कौन से उम्र तक के बच्चों के लिए होगा? 3 से 6, 2 से 6, 4 से 7 या 3 से 8? बताइए ज़रा क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ECCE, मतलब कि आपके जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी। बहुत लोगों को लग सकता है कि 3 से 8 होगा, बट नहीं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 से जो 6 साल के बच्चे हैं ना, वो ECC की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और ये किस में आता है? आपके फाउंडेशनल जो स्टेज है उसमें आएंगे, है ना, ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे। ठीक है, मतलब 3 से 8 तक के बच्चे जो है वो फाउंडेशनल में आएंगे, बट ECC की बात हम कहाँ तक की एज ग्रुप के लिए करेंगे? तो 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए करेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सेट 4 ख़त्म होता है, सेट 5 पर आते हैं। सेट 5। ठीक है, आगे है अनुभवात्मक अधिगम चक्र के किस चरण में व्यक्ति अपने अनुभव पर विचार। अभी जो हमने डेविड कॉल्ब वाली जो
बात की थी ना 4 चरण वाली, ठीक है, उससे रिलेटेड है CRAA, ठीक है, उससे रिलेटेड है कि अनुभव पर विचार करता है और उसका अवलोकन करता है, तो अवलोकन से अवलोकन यानी कि वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिव इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वयस्कों को इरादतन अनुभव को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाषा की आवाज़ पैदा करना या फिर बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करना जो यहाँ और अब अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है, या फिर युवाओं के कुतर्क को सुनना या फिर अनुभव साझा करते समय वयस्कों के बाद बच्चों को दोहराना, ठीक है। तो ये तो रोट लर्निंग की बात कर रहा है। और जो कुतर्क मतलब जो इलीगल नहीं, अनरीजनेबल जो तर्क है, ठीक है, वो सुनना या फिर भाषा की आवाज़ पैदा करना, जी नहीं। इसका आंसर देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जो बहुत लंबा दिख रहा हो ना आंसर, उसको एक बार पढ़ लेना, क्या पता वही आपका सही आंसर निकल जाए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला, कि बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करना जो यहाँ और अब अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, बी वाला। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रचनात्मक कक्षा की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप रचनात्मक जो है वो जो अप्रोच रहेगी वो बाकी सबसे है, मतलब आपका कॉग्निटिव है, बिहेवियरिस्टिक है, उन सब से क्या होगी, ये टॉप पर होगी, ठीक है। कक्षा के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन कहता है कि स्टूडेंट्स इंडिविजुअली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड देन कम टुगेदर टू डिस्कस द रिजल्ट इन द ग्रुप। प्रोजेक्ट वर्क है कि स्टूडेंट्स चूज अ टॉपिक एज अ प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। क्या दोनों सही है, क्या एक सही है, क्या दूसरा सही है, या दोनों गलत है। तो देखो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि बच्चा इंडिविजुअली ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, फिर वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो बाकी अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, रिजल्ट डिस्कस करेगा, ठीक है, ग्रुप के साथ में या फिर अपने दोस्त के साथ में डिस्कस करेगा। तो ये भी सही बात है। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, मोस्टली हम क्या करते हैं कि ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। तो और इसमें क्या करता है, स्टूडेंट अपना जो टॉपिक है वो खुद चूज़ करता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, और मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके जो भी निष्कर्ष निकला है ना वो उसको कक्षा में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो दोनों बात क्या है, सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज यूज्ड विथ पेंटिंग, कि पेंटिंग निम्नलिखित में से चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है। लिसन एंड लेबल, लिसन एंड गेस, लिसन एंड प्रिडिक्ट, या लिसन एंड रिपीट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सुनो और लेबल करो, सुनो और अनुमान लगाओ, सुनो तथा भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे, दोहराएंगे भी नहीं, पेंटिंग की बात चल रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज यूज्ड विद पेंटिंग, निम्नलिखित में से चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग करेंगे। तो हम करेंगे बी वाले का उपयोग, कि सुनो और क्या करो, गेस करते जाओ, ठीक है। आगे फिर से है, डेविड कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम चक्र का पहला चरण सी से है, यानी कि कॉन्क्रीट, यानी कि ठोस, क्या हो जाएगा आपका अनुभव, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। CRAA याद रख लीजिएगा आप, तो बहुत आपका भला हो जाएगा। बाय टॉकिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, NEP वांट्स टू पे अटेंशन की होलिस्टिक डेवलपमेंट संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहता है। NEP 2020। फिलिंग अप द होल्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जी नहीं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन देखते हैं। गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स, की सारे जितने भी पहलू है अधिगम से रिलेटेड उन सब पर क्या करना, उन सब पर ध्यान देना, ठीक है। या फिर डिजाइनिंग सेम कोर्सेस, जी नहीं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि NEP 2020 एम्फेसाइजेस मेनली ऑन, कि मुख्यतः किस बात पर बल देता है, कौन, NEP 2020। देखते हैं, फंक्शनल लिखा हुआ यहाँ पे, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो जी नहीं। रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, या फिर अंडरस्टैंडिंग देयर मदर टंग ओनली, तो नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, मतलब ये बात भी सही है बट हमारे पास में उसका एग्जैक्ट नेम दिया हुआ है ना, ठीक है। FLN क्यों बोला, वरना वो तो इतना बिना नाम दिए यही बोल देते कि रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक पे ध्यान दो, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला, कि जो फाउंडेशनल बात सेम ही है। FLN में यही बात हो रही है कि रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक का करना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। बट उसका नाम क्या दिया हुआ है, FLN दिया हुआ है, तो हम FLN लगा लेंगे। आगे है द फॉलोइंग इज की एरिया प्रपोज्ड इन NEP 2020 की NEP 2020 में कौन सी किसकी बात की गई है, किस प्रमुख क्षेत्र का को प्रस्तावित किया गया है। स्ट्रेंथनिंग द टीचर एजुकेशन, इंक्रीजिंग फंड इन बजट फॉर एजुकेशन, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो फंड तो है ही, टीचर एजुकेशन को भी स्ट्रेंथनिंग करना ही है, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की सामुदायिक भागीदारी भी हो, बट हमारे पास एकदम जो इन चारों में से सबसे अच्छा कौन लग रहा है, तो इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात, समान और समावेशी शिक्षा की बात बार बार करता है NEP, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। द न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग वोकेशनल एंड स्किल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, किस साल में लॉन्च किया गया था, जो व्यावसायिक और कौशल कार्यक्रम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2020। वैसे तो 15-16 से ही आप देखोगे, मतलब स्कूल में तो 2020 NEP 2020 ही लेके आया, बट स्किल इंडिया की बात बहुत पहले से चल रही है, जब से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तभी से, है ना। PMKVY चलता था जिसमें स्किल्स सिखाए जाते थे, 6 महीने के डिग्री मतलब सर्टिफिकेट्स वाले प्रोग्राम चलते थे, जिसमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, ये सब होता था। तो वो तो 16-17 से चल रहा है, ठीक है। बट स्कूल में कब से हुआ है, तो वो आपका 2020 से। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4 का पाठ्यचर्या और शिक्षण संरचना का उद्देश्य क्या है, कि सीखने के लिए एक लचीला और बहुविषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, या फिर परीक्षा और मूल्यांकन की संख्या बढ़ाना, या फिर शिक्षा व्यवस्था को साल बनाना, या फिर रटंत विद्या को बढ़ावा देना। तो ये और ये तो नहीं ही होगा ना, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीखने के लिए एक लचीला और बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव हमको सुनिश्चित करने की बात करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में सेकेंड पार्ट में आपके सामने लेकर आती हूँ, और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इसमें से कितने कर पा रहे हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।